शंकर जी, आपके लिए सवाल था कि सरकार अपने हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो आप देखते हैं अदालतों में भी बहस होती है तो कानून की एक ही धारा पर दो वकील या दो न्यायविद अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो सरकार में बैठे हुए ऑफिसर या मंत्री या प्रधानमंत्री अगर उसको अपनी तरह से लेते हैं तो ये तो कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। जहाँ तक उन कानूनों की बात है जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, तो एक तरह से तो हमारा पूरा संविधान अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, उसी को थोड़ा सा रिफॉर्म करके हमने अडॉप्ट किया था। 1935 एक्ट जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है उसी को आधार बना करके हमारा संविधान बनाया गया। और जहाँ तक इंडियन पैनल कोड और पुलिस सिस्टम, वो तो अभी भी लगभग पूरी तरह ब्रिटिशों के बनाए हुए हैं। तो इसमें जो व्यवधान कभी कभी आता है, चाहे मिसयूज़ का हो या मिसअंडरस्टैंडिंग का हो, वो इसलिए भी है कि विदेशियों ने उसको अपनी सुविधा से अपने उद्देश्य के लिए बनाया था। वो स्वशासन के लिए बना हुआ कानून नहीं है जिस पर हम आज भी चल रहे हैं। तो ये जो दुविधा होती है कि हम एक स्वशासन वाले देश में अब रहते हैं, कायदे से हम अपना शासन खुद चला रहे हैं, लेकिन हमारे जो कानून हैं वो आर्काइक हैं, 150 साल पुराने बने हुए हैं और उसको आज तक सुधारा नहीं गया या उसको आज तक अपने देश के अनुरूप बनाया नहीं गया। इसके कारण वो सब दिक्कतें होती हैं, चाहे वो सेडिशन वाला मामला हो या ये पेनल कोड का मामला हो। तो इन सब ये अलग विषय है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति शास्त्र के लोग, पॉलिटिशियन और ज्यूरिस्ट, ये कोई भी एक मत नहीं हो सकते। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन और अलग अलग उपयोग तो बहुत स्वाभाविक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा सवाल दोनों से है। शुक्ला सर को बहुत परेशान किया सबने। मेरा सवाल दोनों से है। मैं भावेश पटेल हूँ, पाटीदार, सर ने आपने बोला ऐसा, और एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हूँ। वैसे ये सब है ना, बंधारण की बातें और सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हमको टेक्निकली डिटेल में ऐसा बताया जाता है, या मैं पढ़ाता हूँ कि भी डिटेल में जाओ, टेक्निकली डिटेल में जाओ। तो हमारा मीन्स एरिया तो टेक्निकल है, फिर भी हम ये पढ़ते हैं कि भाई हमको लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। देश में 1 बिलियन पीपल जो भूखे मर जाते हैं या खाते नहीं है, नर्मदा का पानी पहुंच नहीं रहा है, या यूथ की जॉब कहाँ है। वी आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। सब कुछ हमको मालूम है, हमको चाहिए, बट एट नॉट कॉस्ट ऑफ मीन्स भारत तेरे टुकड़े हो गए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी बात सर, मेरा ऐसा नहीं है कि आई एम बिलोंग्स टू लाइक दिस पार्टी या दैट पार्टी, दैट इज राइट, बट थिंग इज दैट दोनों के लिए सवाल ये है कि ये सब 2 साल से क्यों हो रहा है। इतने सालों से हमारी सरकार है, 60 ईयर से। वी आर थिंकिंग कि भाई हमारी 60 ईयर से जो हमारा जो देश चल रहा है, आफ्टर हमारी जो आज़ादी हुई उससे 60 साल से हम चल रहे हैं। एवरीबडी इज ओके, राइट, एवरीथिंग इज ओके। कांग्रेस में सब कुछ ठीक था। जब बीजेपी आई, राइट, 2 साल में सबको प्रॉब्लम होने लगा, टॉलरेंस होने लगा, भाई ये होने लगा, बीफ का प्रॉब्लम होने लगा कि भाई हमको ये चाहिए। Okay, और दूसरा सर, ठीक है, ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, कुछ भी कहो, राइट, कन्हैया ने एक चीज तो हमको दे दी। हम ये चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे देश में हमको बोलना पड़ेगा भारत माता की जय। तुम भी बोलो, हम भी बोलेंगे, हमको चाहिए आज़ादी, इसकी आज़ादी। ठीक है, ये सब के लिए डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो आप? उनको चाहिए आज़ादी कि भाई गरीबी से चाहिए आज़ादी, इससे चाहिए आज़ादी। उनका बहुत बड़ा स्लोगन है, मैंने रटा नहीं है, नहीं तो मैं बोल देता, ठीक है, कि उनकी है ना वो। आपका पहला सवाल ये है कि 2 साल से ही ये क्यों? ठीक, 2 साल से क्यों? दोनों के लिए सर। थैंक यू। देखिए, मेरी समस्या है ये है कि शायद मुझे सुना ही नहीं जाता है। मैंने ये कहा कि मनमोहन सिंह के ज़माने से मैं आर्टिकल्स लिखता आया हूँ। मैं कहाँ बोलता हूँ कि ये 2 साल में हुआ है, ये 60 साल। देखो, आपको बोलना है तो मैं नहीं बोलूँगा। आइदर यू स्पीक और आई स्पीक। सर, आप क्वेश्चन समझे नहीं। मैंने बायस नहीं किया, आपने ऐसा पूछा कि 2 साल से क्यों हो रहा है। दैट इज माय क्वेश्चन। नाउ योर आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल। जो अपोजिशन में है, वो जो सत्ताधारी दल है, उनकी आलोचना करता है। ये चेंज इसलिए आपको लगता है कि जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, वो लेफ्टिस्ट और उनके साथ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है जो कि ज़्यादा प्रगल्भ है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो पावर में ज़्यादा रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस साथ रह करके एकेडमी में या मीडिया में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में एक उनकी साझेदारी रही है, तो वो एक्सपीरियंस्ड है। जब बीजेपी के लोग, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जब बीजेपी के लोग ऑपोजिशन में रहते हैं तो वो ऑलमोस्ट जेंटलमैन की तरह रहते हैं। उनका कोई मीडिया में और एकेडमी में कोई क्लाउड भी नहीं है। वो जब ऑपोजिशन में रहते हैं तब भी गाली खाते हैं, जब वो पावर में रहते हैं तो डबल गाली खाते हैं। तो आपका जो सवाल है उसका सीधा उत्तर है कि
जब वो पावर में है तो उनको डिसलॉज करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उनका पानी उतारने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए वो हर काम करते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड है इसलिए कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सिंपल। ओके फाइन, योर टर्न। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर रोहित शुक्ला जी से है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। सर, आपने बात की इक्वालिटी और लिबर्टी की। हमारे देश में कसाब जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वॉट जो भी टाइम था, सुप्रीम कोर्ट खुला। इसका मतलब हमारे यहाँ पर ह्यूमनिज्म है कि हम टेररिस्ट को भी एक चांस देते हैं बचाने का, ठीक है। और उसके पास पूरा लॉ प्रोसीजर कन्फर्म होने के बाद उसको फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने डेमोक्रेसी की बात की, लिबर्टी की बात की। हमारे यहाँ पर हर धर्म के, हर कास्ट के लोग रहते हैं और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इट्स अ इक्वालिटी। और इन आई ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ठीक है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। मेरा तो सिंपल यही क्वेश्चन है, उमर खालिद जो छूट के आया बेल होने के बाद, अभी वो आया ही था और उसने जो नारे लगाए उसमें गरीबी का कोई उल्लेख नहीं था, ना ही उसके अंदर आपने जैसे बोला पानी का जो बेसिक जो कंसेप्ट थे वो नहीं था। उसके अंदर था संघवाद से आज़ादी, मोदीवाद से आज़ादी, उसके अंदर था हिंदूवाद से आज़ादी, उसके अंदर था आसाम मांगे आज़ादी, नागालैंड मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी। तो क्या मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले के जो नेता थे, उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद हमारे जो राज रजवाड़े थे उनको इकट्ठा किया, तो क्या वो वेस्ट है? मेरा ये क्वेश्चन है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? मुझे नहीं पता नर्मदा का पानी क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो तो आएगा, अगर नसीब में होगा तो हम कर लेंगे। हमारे देश के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने कितना खून बहा है और उसके बाद इन शॉर्ट आपका कहना है कि जो खालिद ने सूत्र लगाए थे, ओके, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? वो ओके, वो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का ओके फाइन सर। ओके बेटा, एक क्वेश्चन था, ठीक है फाइन। जैसे आपने बोला ना कि आप वो क्या बोलते हैं, वो जस्टिफाई करेंगे कि वो क्या था, पर ये जो नारे लगे वो जेएनयू में ही लगे थे, ये तो कंफर्म है। आपने बोला कि उसके पीछे कौन था, वो तो बात की बात इंक्वायरी है, पर जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, जैसे कि कोई स्कूल के अंदर कोई वाक्य होता है तो वो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होता है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट का हुआ तो वहाँ का प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार था, तो ही इज लायबल फॉर दिस। फाइन। रोहित जी, जो ओपिनियंस है उसके मैं जवाब नहीं दूंगा। यू हैव एवरी राइट टू होल्ड योर ओन ओपिनियन, मगर मेरी बात यह है कि यहाँ जेएनयू से जो बात चली है, हम लीगेसी की बात करते हैं। अगर हमें पूरा पॉलिटिक्स की डिस्कशन करनी है तो हम वो करें। आपके सवाल आते हैं जैसे कि मैं कोई एक्यूज्ड हूँ और आप कहना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, अब सुनिए, अब मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, अब मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आप बीच में बोल गए। इनका सीधा सवाल था कि आप उस नारे को जस्टिफाई करते या नहीं करते। बोलने नहीं देते। अब देखो बेटा, सुनो, एक बात सुन लो कि जब भी आपका सवाल हो गया खत्म, देन उनका फिर बात सुनिए ना। रोहित जी, मगर आप यहाँ पर जैसे कि मैं कोई एक्यूज्ड हूँ और आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भाई, इस देश की हम बात करते हैं। इस देश में जो हालात है, और एक मैं करेक्ट कर लूँ, मैंने 1 बिलियन लोग जो भूखे होते कहा, वो भारत के नहीं है, पूरे दुनिया की बात करता हूँ मैं। भारत की पूरी बस्ती नहीं है, आबादी 1 बिलियन नहीं है अभी तो हम जब डिस्कशन करते हैं तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट देयर इज एन ओपन माइंड, इट इज़ ए गिव एंड टेक टाइप ऑफ थिंग। आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, आपके सवाल है तो उसके मैं मेरी तरह से जवाब देता हूँ। अगर आपकी ये जो बात हुई कि जो भी नारे लगाए गए इस तरह के वो ख़राब है, तो है ही, उसमें मुझे एक्सेप्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आई एग्री विद दैट। जो ख़राब है देश के लिए, वो बिल्कुल, उसका कौन बचाव करेगा, उसको कौन डिफेंड करेगा? कोई डिफेंड करने की बात नहीं है। लेकिन आप उसके ऊपर से मुझे एक्यूज़ करने के लिए कहते हैं कि आप उसको क्यों डिफेंड करते हैं। अरे भैया, मैं नहीं करता हूँ डिफेंड, मगर आप आपके शब्द मेरे मुंह में डाल देते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो बताया साम्यवादी विचारधारा, तो मैं उसके लिए प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिस जिस राज्य के अंदर, आपने गुजरात के बारे में बताया, मेरे पिताजी का व्यवसाय कंस्ट्रक्शन का है, तो हमारे वहाँ पे जो लेबर आते हैं, अब गुजरात में पानी की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि यहाँ पे नौकरियाँ कम है,
मैं बोलता हूं कि जिस राज्य के अंदर सीपीआई सीपीएम की सरकार ज्यादातर रही है, वहां से सबसे ज्यादा लेबर हमारे वहां पे काम करने के लिए आते हैं। तो क्यों वहां पे इतने साल तक उनकी सरकार रहने के बावजूद वहां पे क्यों हम राइट टू इक्वालिटी, सभी को समान अधिकार क्यों नहीं दे पाए? और खाली गुजरात के अंदर पानी की समस्या है क्या? बाकी के राज्यों के अंदर, सब गांव के अंदर, सब कोने के अंदर ज्यादा पानी मिला है? अगेन आई हैव नॉट सेड कि ये प्रश्न सिर्फ गुजरात का है। पूरे देश में कल ही ये फिगर आई थी, 248 डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा है। अब मैं कोई आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गुजरात को क्रिटिसाइज करता हूँ या उस सरकार की मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ। मेरा नज़रिया एक, अब ये शब्द मैं अगर यूज़ करूँगा तो फिर आप मुझ पर बरस पड़ोगे। मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी, ये शब्द मैं बोलना चाहता था लेकिन अब नहीं बोलूँगा। પશ્ચિમ બંગાળમાં લગભગ 38 થી 40 વર્ષ સુધી સામ્યવાદી શાસન વ્યવસ્થા રહી. સરકાર પણ સામ્યવાદી હતી. ગરીબી, બેકારી, અસમાનતા એમાંનું કંઈ દૂર થયું ખરું? અચ્છા, બીજો પ્રશ્ન એ છે એની સાથે જ રિલેટેડ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં કોલકાતાનું ડેવલપમેન્ટ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટે કર્યું, ટાટાએ એમનું ડેવલપમેન્ટ કર્યું. એ સિવાયના એવા 5 થી 7 સિટીઝ ના નામ સાંભળવામાં, ખાલી નામ સાંભળવામાં મને રસ ખરો કે જે વિકસિત થયા હોય પશ્ચિમ બંગાળમાં. ये जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर कम्युनिस्ट आए, प्लीज आप जवाब सुनिएगा प्लीज। वो वहाँ बड़े बड़े शहर बना पाए या नहीं, और क्या है, कितने शहर होने चाहिए। अब हम क्यों मान लेते हैं कि बड़े शहर होंगे तभी विकास होगा? विकास का हमारा मायना क्या है? हम क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में? हम स्मार्ट सिटीज़ हो ऐसा चाहते हैं, स्मार्ट विलेजेस जिसके बारे में अभी बजट में बात कही गई, वो हमारे नज़र से क्यों बाहर चले जाते हैं? स्मार्ट विलेजेस भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जो बातें हैं जो अहम होती है इन लोगों के लिए, उसकी वजह से जो निचले तबके के लोग होते हैं उनकी आमदनी कुछ बढ़ती है। आपको मैं एक फिगर दे सकता हूँ, हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी फार्मर्स की अगर एवरेज इनकम निकाले वो 6,000 रुपये के करीब है। अब ये हमारी जो आबादी है जो गांवों में रहती है, ज़्यादातर जो किसान लोग हैं, उनके पास क्या है? और ये पूरे इतने सालों से आज़ादी के वक्त से चले आए हैं। इसीलिए तो मैं गांधी जी को याद करता हूँ कि आप देखिए उन्होंने क्या बातें कही थी और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं वो बहुत ही सीरियस समस्याएं हैं, काफ़ी उलझी हुई हैं, और वो उलझी हुई समस्याओं को उनका निकाल लाने के लिए, उनको ठीक से समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जैसे कि रोग हो गया है, तो उसको डायग्नाइज करके उसका अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा या उसको कोई अच्छी सी दवा दे सकेंगे, वो हमें सोचना है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप ये कहें कि कन्हैया कुमार ने गरीबी क्यों नहीं हटाई, तो मैं क्या कहूँ उसके लिए? कन्हैया कुमार गरीबी हटाने की बात नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसकी लिगेसी की हम बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया। एक फाइनल पॉइंट मेरा ये है, सवाल तो चलते रहेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट उसके साथ जुड़ा हुआ, साम्यवाद को जिस तरह से आपने कहा, उसी तरह से आपको कैपिटलिज्म के बारे में क्यों ख्याल नहीं आता है? मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अमेरिका में 2011 में वॉल स्ट्रीट के सामने लोगों ने प्रदर्शन किए, ये आपको मालूम है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। जानते हैं आप क्या था उसका नारा? ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। और कौन बैठे थे वहाँ पर? पीएचडी जो ऑक्सफोर्ड या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में किए थे, या अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड वगैरह में थे, ऐसे पीएचडी स्टूडेंट्स बैठे थे। आप पाटीदार की बात करते हैं, वहाँ के हार्वर्ड के पीएचडी को नौकरी नहीं है। ये कैपिटलिज्म है। हम साम्यवाद नहीं चाहते हैं। ये कैपिटलिज्म भी हमारा क्या भला करेगा ये आप सोचिए। हमारा काम क्या है? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर स्टूडेंट्स का काम क्या है? सोचने का काम है। आप इतने आवेश में आके एक ही प्रतिबद्ध होकर नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा मत कीजिए, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। आप जरा सोचिए, ये कैपिटलिज्म में भी सिर्फ ये लड़ाइयाँ कराते हैं। अब देखिए अमेरिका क्या कराता है, इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। ये जो सुपर पावर है उनके नज़रिए बहुत अलग है, उनकी गेम प्लान बहुत अलग है।
सीरिया में क्या हो रहा है ये तो देखिए आप। एक ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलिए तो आपको धीरे धीरे ये सब बातें हैं वो कुछ अलग ढंग से दिखने मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि राइट टू एक्सप्रेशन वो इट सेल्फ सेज कि वो किसी को इन्वोक नहीं करना चाहिए, आप अपना एक्सप्रेस करो। द ओनली थिंग इज इफ समथिंग लाइक दिस, कुछ भी जैसे लेगेसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इज द लेगेसी जो यूनिवर्सिटीज़ की चल रही है वो ब्लेम करनी चाहिए, या फिर जो लोग बोल रहे हैं उनको ब्लेम करना चाहिए, या फिर क्या वो कहना चाहते हैं उसका रीज़न निकालना चाहिए? क्या 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 व्हाट शुड बी द रीज़न जो आप करना चाहते हो? बिकॉज वो पॉलिटिकल व्यू नहीं है, वो फाइनली एक जुडिशियल अप्रोच है जो सेडिशन के अंडर या आप डेफेमेशन लो या कुछ भी लो उसके अंडर आएगा। बट देन किसको बोलना चाहिए, किसको ब्लेम करना चाहिए? आप यूनिवर्सिटियों को करोगे, या फिर द लेगेसीज जो चलती आ रही है उनको करोगे, या फिर द कम्युनिस्ट अप्रोच, या फिर एक पर्सनल अप्रोच को, या कोई इंडिविजुअल को एग्जैक्टली। इट इज फॉर बोथ। एनीवन कैन। देखिए, लॉ की दृष्टि से तो कानून के घेरे में जो आएगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं विशेषकर जेएनयू लेगेसी में, तो जो मैंने कहने की कोशिश की वो यही थी कि जेएनयू में जाने के बाद उन्हें जो वातावरण मिलता है, उन्हें जो सिखाया जाता है, वही उनके स्लोगन में, उनके एक्टिविज्म में रिफ्लेक्ट होता है। और जहाँ तक राइट टू एक्सप्रेशन की बात है तो देखिए, वो लेनिन का ही एक फेमस सेंटेंस है जो जिनके नाम से लेनिनिज्म है, जिन्होंने रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता स्थापित की थी। उन्होंने कहा था, देखो ये जो पूंजीपति हैं, यही इन्हीं लोगों से हम वो रस्सी लेंगे जिससे हम उनकी गर्दन बांध के उनको लटका देंगे। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका हम जो इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, इस्लामिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों अलग अलग हैं। कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसलिए इस्तेमाल करता है कि वह लोगों को बताना चाहता है अपनी बात, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो इस सिस्टम को सबोटाज करे, इसको ख़त्म करे। तो उस दृष्टि से कम विचार विमर्श में हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि कोई बच्चा या कोई प्रोफेसर अगर ये बोल रहा है तो बोलने का क्या फ़ायदा? भारत की आज़ादी तक जंग करेंगे, अगर वो तोड़ेगा नहीं, अगर भारत को बर्बाद नहीं करेगा तो सिर्फ बोलने का क्या फ़ायदा? इसलिए यह बोलना उसके करने का पहला चरण है। इसकी सावधानी तो कम से कम उनको रखनी ही होगी जो बर्बादी नहीं चाहते हैं। इसलिए हर चीज़ों को मिला देना, जैसे अगर हम जेएनयू लेगेसी की बात कर रहे हैं तो पानी, बिजली, क्राइम को एक तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो बता सकता हूँ फर्स्ट हैंड कि जेएनयू में ये सब इश्यूज़ कभी नहीं थे। वहाँ क्यूबा, वियतनाम, फिडेल कास्ट्रो, इराक, ओसामा बिन लादेन, अमेरिका, बेसिकली अमेरिका, रशिया, चाइना, माओ, स्टालिन वाज राइट और ट्रॉट्स्की वाज राइट। मैंने अपने कानों से सुना है कि प्रोफेसर हरबंस मुखिया बोल रहे थे कि जब मैं स्टूडेंट था वो हसरत से बोल रहे थे, क्या दिन थे, हम लोग रात भर बहस करते थे कि वेदर स्टालिन वाज राइट और ट्रॉट्स्की वाज राइट। भैया, उस समय क्या गरीबी मिट गई थी? उस समय क्या क्राइम ख़त्म हो गया था? इसलिए अगर हम जेएनयू लेगेसी की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि जब उनके लोग पब्लिक में आते हैं तो वो एक बात बोलते हैं, जब वो अपने इंटरनल जो जेएनयू को उन्होंने अपना एक फीफडम या एक सेपरेट कंट्री जैसा बना रखा है तो वहाँ पर वो दूसरे तरह से बोलते हैं। वहाँ पर इस बात को खुल कर बोलते हैं कि हाँ, कश्मीरी सेपरेटिस्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे फ्रेंड हैं। अगर वो चर्च मिशनरी आ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में या आसाम में कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाहर में वो इन सब चीज़ों का उपयोग डिफ्लेक्ट करने के लिए भी करते हैं। जैसे आप इसी को देखिए, जो स्लोगन लगा था जिसने पूरे देश को उद्वेलित किया, उस पर चर्चा क्यों नहीं की गोपाल गुरु और रोमिला थापर ने? और उस राष्ट्रवाद की चर्चा क्यों करने लगे? उनको ये खुल करके, अगर उनमें साहस था और वो ऑनेस्ट होते तो वो इसकी चर्चा करते कि वो कौन लड़के थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अगर सर की बात है जैसा कि ये डाउट किया जा रहा है कि पता नहीं कौन था, बोला भी था या नहीं बोला था, व्हाई नॉट डिस्कस दिस कि कौन थे, उसका पता करो, किसने उसको यूज़ किया, किसने वो पोस्टर्स लगाए। अगर वीडियो पर डाउट भी है तो उन पोस्टर्स पर तो डाउट नहीं है, पोस्टर आज भी लगे हुए हैं। वो सारे पोस्टर्स सिर्फ इंटरनेशनलिस्ट हैं, एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया है, वो आज भी आप देख सकते हैं। तो जब हम सामाजिक समस्याओं और जन समस्याओं की बात करते हैं तो अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा एक तरीका होगा, फिर हम सब लोग मिलके बैठेंगे, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी वाला है, इसको बाहर करो, इसे मुझे नहीं चाहना, मुझे रामदेव से नहीं सुनना, मुझे सुब्रमण्य स्वामी को नहीं सुनना। अगर आप सचमुच समस्याओं का समाधान चाहेंगे तो देश में वो चाहे किसी दल का हो, किसी विचार का हो, किसी भी
भाषा का हो, सबके साथ मिलकर सोचेंगे कि भाई इस समस्या का क्या समाधान है, क्या दुनिया में कहीं इसका समाधान हो गया है, क्या हम किसी से सीख सकते हैं, क्या हम क्यूबा से या अमेरिका से या सऊदी अरेबिया से कुछ सीख सकते हैं। ये अप्रोच एक चीज़ है। और सिर्फ अपने जो नापसंद दल है या नापसंद संगठन है या नापसंद नेता है उसको सिर्फ डिफेम करने के लिए या उसको डाउन करने के लिए उसका यूज़ करना, इसमें हमें अंतर करना चाहिए। धन्यवाद। जेएनयू के अंदर पीएचडी के स्टूडेंट्स ने ये नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने सुसाइड किया। गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन ने जिस तरह से रूप लिया कि जो कम्युनिटी गुजरात की सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी आज आरक्षण मांग रही है। हरियाणा में जाटों ने पूरा हरियाणा बंद कर दिया और दिल्ली को हरियाणा से तोड़ दिया। क्या आपको ये लगता है कि पूरे देश के जो युवा है अलग अलग वर्गों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी की वजह से एक तरह से सिस्टम के अगेंस्ट एक प्रकार का उनका भाव और उनका फोर्स क्रिएट हो गया है कि वो सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, इस प्रक्रिया से दूर होना चाहते हैं? और दूसरी बात ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सारे फोर्सेस एक समय, एक ही सेकंड में, एक ही साथ जो जिस तरह से एक्टिवेट हुए हैं, क्या ये नहीं लगता कि भारत को तोड़ने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या भारत के अगेंस्ट में कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है? थैंक यू। देखिए, हमारा देश जितना बड़ा है और जितने तरह की हमारी समस्याएं हैं, जिसमें बहुतों का सर ने उल्लेख किया, वो ऐसी स्थिति में देश में जगह जगह पर छात्रों का या युवाओं का या दूसरे लोगों का भी असंतोष उभरना या आंदोलन होना, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। चाहे वो यहाँ पाटीदार आंदोलन हो या कहीं और भी हो या अभी हरियाणा में हुआ, तो वो सब एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है सारा मामला। इसका कोई ब्लैक एंड वाइट उत्तर देना आसान नहीं है हमारे आपके लिए। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर हम सचमुच समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारा अप्रोच नेशनल इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। फिर हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम इस पार्टी को या उस नेता को डाउन करें या डिफेंड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। समस्याओं का समाधान का अप्रोच दूसरा होता है। लेकिन जहाँ तक वो भारत के टुकड़े करने के लिए षड्यंत्र की बात है, तो ये तो बिल्कुल जगजाहिर है कि जो शत्रु हैं, और आज की बात नहीं है, पॉलिटिक्स हमेशा से हुई है, अगर कोई शत्रु है तो वो तो आपका नुकसान करने के लिए प्रयत्न करेगा ही। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि देश के अंदर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कॉन्शसली कर रहे हैं या उनके हाथ में टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। ये अलग अलग मामले में अलग अलग होगा। कोई ऐसा भी हो सकता है जो सचमुच दुश्मनों का एजेंट हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि स्वेच्छा से ऐसा सोचता हो कि देश के, जैसे पुराने कम्युनिस्ट सोचा करते थे कि भारत एक नेशन नहीं है। ये हरकिशन सिंह सुरजीत ने स्वयं लिखा है, भाई भारत 17 नेशनलिटीज़ का कॉग्लोमरेशन है, ये कम्युनिस्ट सोचते थे। तो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि भारत के एक नहीं, 2 टुकड़े नहीं, 17 टुकड़े होने चाहिए। तो ये वो उनका कन्विक्शन था, ये उनकी थ्योरी थी, उस पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, ये तो एक बार किसी अमेरिकन मोइनिहन, जब मिसेस गांधी थी तो उसने ऑपरेशन बाल्कनाइजेशन आया था, भाई उन लोगों ने इस पर इमेजिन किया था कि भारत बाद में अगर टूटेगा तो इसके कितने टुकड़े होंगे और तब अमेरिका की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये है जेएनयू में आपने सुन ही लिया कि कश्मीर की आज़ादी तक हम जंग करेंगे। तो भारत के टुकड़े हों, ये नियोगी कमीशन ने 1956 में अपनी जो रिपोर्ट दी थी चर्च मिशनरियों पर, जो तेज़ी से उनकी गतिविधियां बढ़ी थी, उस रिपोर्ट में लिखा है कि चर्च मिशनरीज़ ने एक अलग दलित, ये क्रिश्चियन लैंड करके एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट बनाने के लिए योजना बनाई है, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब तो फैक्ट है कि देश के जो शत्रु हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भारत को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये थ्रेट कितना गंभीर है और उसमें हमारे अंदर के लोग कितने शामिल हैं, ये अलग अलग मामले हैं। लेकिन अगर किसी को अपना देश और अपना राज्य बचाना है तो उसको तो सतर्क रहना ही चाहिए और इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका है। हम लोग एक हैं तो उसका कारण कुछ और है, नहीं तो तोड़ने वाली ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। धन्यवाद। बिल्कुल डिज़ाइन टाइम था, उसमें ही हमें ये खत्म करना है। ये डिस्कशन
और ये जो बात है इंटरेक्टिव सेशन यहाँ हम ख़त्म करते, लेकिन एक मेरा उसूल है कि जब भी संचालन करता हूँ तो मैं क्लैरिफिकेशन ज़्यादा तौर पे कर ही देता हूँ, जो कि सबको डाउट जो होता है, क्योंकि जो संचालन करता है ना उस वक्त उसके पास जब चिट्ठी आती है ना तो लोग सोचते कि क्या लिख के आया। मैं बता देना चाहता हूँ, पहली चिट्ठी आई थी उसमें लिखा था कि हिंदी में ज़्यादा बात करें हम, तो शुरू में हमने गुजराती किया था, बाद में हिंदी ले लिया। और दूसरी चिट्ठी आई थी कि यूथ जो है उनको ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए। ओके, अंत में दोनों हमारे गेस्ट है, दोनों का स्पेशल इंटरेस्ट नेशन ही था, सेंटर में नेशन ही था। कोई भी ऐसी ताकत हो जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करे, उनके दोनों खिलाफ थे। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें, मेरा अभी ध्यान गया, ये दोनों गेस्ट को ध्यान से देखें। सर आप जरा सामने देखेंगे सर, दोनों के ऐनक के चश्मे की फ्रेम सेम है, खाली कलर अलग है। धन्यवाद।